हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी स्टूडेंट। मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, 70 में 70 नंबर की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ा सा भी मिस आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आप लोगों के हिंदी के गद्यांश और पद्यांश और संस्कृत के भी गद्यांश और पद्यांश बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो 20 नंबर आपके ऐसे क्लियर हो जाएंगे और 6 नंबर के गद्यांश, 6 नंबर के पद्यांश, 12 नंबर वहां से, और संस्कृत के 6 नंबर गद्यांश और 6 नंबर पद्यांश। ठीक है, तो वहां से आपके 12 नंबर, तो 12 दूनी के 24 और 24 नंबर अगर इसमें आप जोड़ देते हो तो यहाँ से 44 नंबर आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप अपने दिमाग में अभी से बैठा लो, क्योंकि 100% में ये गारंटी के साथ देता हूँ, जब पेपर आप लोग दे के आओगे तो मिला लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनना है, 100% बनना तय है। जैसे पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ कि शुक्ल युग की काल अवधि है। ये तो देखिए काल अवधि से प्रश्न पूछना अनिवार्य है, इसलिए पहले मैं सबका काल अवधि ही पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो शुक्ल युग की काल अवधि कितनी होती है? अगर आपको मालूम होगा तो जरूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोगों की इतना तैयारी करा रहा हूँ कि 20 में से 20 सब्जेक्ट आपका सही होना ही चाहिए। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, शुक्ल युग की काल अवधि है 1850 से 1900 तक, कि 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक, कि 1929 से लेकर 1947 तक। बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग की काल अवधि ऑप्शन नंबर सी मानी जाती है, मतलब कि 1919 से लेकर 1929 तक। तो जितने बच्चे ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह आंसर देते चलिए आप लोग। इसके बाद दूसरा देखो क्या है, शुक्लयुत्तर युग की समय सीमा है। शुक्लयुत्तर युग की समय सीमा है 1938 से 1980 तक, तो 1850 से 1900 ईस्वी तक, कि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, कि 1936 से लेकर 1947 ईस्वी तक। बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो शुक्लयुत्तर युग की जो समय सीमा मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, वो मानी जाती है ऑप्शन नंबर ए, 1938 से लेकर 1980 ईस्वी तक मानी जाती है शुक्लयुत्तर युग की समय सीमा। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन तीसरा देख लो क्या है। तीसरा यह है कि निम्न में से रीतिकाल, देखो अब आ गया रीतिकाल, निम्न में से रीतिकाल की काल अवधि मानी जाती है कितनी? 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, कि 743 से 1343 ईस्वी तक, कि 1843 से आज तक। बताइए राइट आंसर क्या होगा तीसरे का। ठीक है, रीतिकाल की कालावधि पूछा तो मेरे प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर ये होगा 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। ये सारे डेट आप याद करना। देखो अभी रीतिकाल का बताया, आगे भी शुक्ल युग का बताया था, उसके आगे मैंने शुक्ल युग का बताया था। तो जितने काल अवधि है मैंने सबसे पहले काल अवधि को ही चूज किया है, क्योंकि ये तो प्रश्न बनना अनिवार्य है 100%। ठीक है, अब देखो आधुनिक काल किया गया, कि यहाँ पे पूछा है प्रश्न कि आधुनिक काल की समय अवधि है, आधुनिक काल की समय अवधि कितनी मानी जाती है? बताइए, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, कि 1900 ईस्वी से 1920 तक, कि 1919 ईस्वी से 1938 तक, कि 1843 से वर्तमान तक। आधुनिक काल की काल अवधि पूछ रहा था मेरे प्यारे बच्चों। जो आधुनिक काल है ना, वो 1843 से लेकर अब तक जो काल अवधि मानी जाती है वो आधुनिक काल की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें प्रश्न पांचवा, तो देखो यहाँ पे आ गया प्रगतिवादी युग। देखो प्रगतिवादी युग की काल अवधि है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, कि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, कि 1943 से 1953 ईस्वी तक, कि 1953 से 1960 ईस्वी तक। मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, कि 1936 से 1943 ईस्वी तक मानी जाती है प्रगतिवादी युग की काल अवधि। ठीक है, तो चलिए जितने बच्चे अगर आंसर ए दिए होंगे बिल्कुल उनका आंसर सही है। आप लोग अपना आंसर काउंट करते रहना कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। लीजिए अब आ गया प्रयोगवाद। ठीक है, क्या आ गया? प्रयोगवाद आ गया, कि प्रयोगवाद युग की जो काल अवधि मानी जाती है कितनी मानी जाती है? 1960 ईस्वी से 1971 तक, कि 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, 1971 ईस्वी से अब तक, कि 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। बताइए प्रयोगवाद युग की जो काल अवधि मानी जाती है कितनी मानी जाती है? तो मेरे प्यारों जो ऑप्शन बी 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने बी दिया उनका आंसर बिल्कुल 100% सही हो, अपना आंसर काउंट करते रहना। ठीक है, सातवां प्रश्न देखो अब आ गया द्विवेदी युग, कि द्विवेदी युग की काल अवधि है।
मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1918 तक, 1971 ईस्वी से आज तक, कि 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक? बताइए। सातवें का राइट आंसर क्या होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। द्विवेदी युग की काल अवधि मानी जाती है तो ऑप्शन बी 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक जो ये काल अवधि मानी जाती है वो द्विवेदी युग की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए तो ये सातवां प्रश्न भी क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें तब आठवां प्रश्न देखेंगे, तो इसको मैं साइड करता हूँ। ये देखो आठवां प्रश्न क्या है, कह रहा है कि तीसरा सप्तक, क्या बोला है? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में? तीसरा सप्तक जो है कब प्रकाशित हुआ, ये पूछा है प्रश्न। बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। 1959 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? अब यहाँ से विशेषता स्टार्ट हो गया। अब जितनी भी विशेषताएं हैं, सब विशेषताएं हम बताने वाले हैं आप लोगों को, क्योंकि कालावधि विशेषताएं तो लिखित है क्या आने वाला है। तो नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? अगर मालूम है तो बताइए। पहला बौद्धिकता की प्रधानता होगा, कि अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, की छंद योजना में नवीनता, की सामाजिक असमानता होगा? बताइए 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखो नई कविता को पूछा है ना कि नई कविता की प्रमुख विशेषता, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्धिकता की प्रधानता होगा। ठीक है, चलिए तो जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगला देखो, निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? दो बताना है। तो जब भी दो वाला आ जाएगा तो बहुत आसान होता है। जैसे पहला है कि मानवतावादी प्रवृत्तियां, और दूसरा है कि विद्रोह एवं क्रांति की भावना, और ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों के मुक्त प्रकृति के चित्रण। तो देखिए थोड़ा सा भी दिमाग काम करेगा तो इसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि दो प्रवृत्तियां पूछा तो 100% सी ही होगा, क्योंकि ए तथा बी दोनों होगा, क्योंकि दो ही पूछा है हमसे। तो एक तो मानवतावादी प्रवृत्तियां होती हैं, याद कर लेना, और एक विद्रोह एवं क्रांति की भावना भी आपका छायावाद की ही प्रवृत्तियां होती हैं। देखिए प्रवृत्तियां विशेषताएं दोनों एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो देख लो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 यह है कि निम्न में से प्रयोगवाद, ठीक है, प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो घोर वैयक्तिकता, की यथार्थवादी दृष्टिकोण, की नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, की ए तथा बी दोनों? ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए तथा बी दोनों, क्योंकि यहाँ पे भी हमको ऑलरेडी पूछ रहा है कि दो प्रमुख विशेषताएं। तो एक आपका आपका घोर वैयक्तिकता होता है, और एक आपका होता है यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। ये दोनों विशेषताएं प्रयोगवाद की हैं, तो आप लोग याद करना। ठीक है, और एक भी विशेषता आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारी विशेषताएं पूछी जाएंगी। इसको साइड करता हूँ। अब देखो 12वां प्रश्न क्या है। 12वां प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सी रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं हैं? निम्न में से मतलब चारों में से बताना है कि कौन सी रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं हैं। पहला श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा है कि काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, तीसरा विकल्प ए तथा बी दोनों, देश प्रेम की भावना। क्या होगा राइट आंसर बताइए अगर आपको मालूम है तो। देखो ये भी आप लोग आसानी से दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ए तथा बी दोनों होगा। ठीक है, क्योंकि रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं वो श्रृंगार रस की प्रधानता भी होती हैं, और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी होती है, इसलिए ए तथा बी दोनों। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 13 देखो क्या है कि निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? प्रश्न यह है कि निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए जीवन की यथार्थ की प्रधानता, की बौद्धिकता की प्रधानता, के विकल्प ए तथा बी दोनों, के मुक्तक काव्य की प्रमुखता। तो ये भी प्रश्न बहुत सिंपल है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था कि जब आप ऑप्शन में ए तथा बी दोनों दिया रहे तो आंख बंद करके उसी पे क्लिक किया जाता है, क्योंकि अधिकतर 99% क्वेश्चन में वही सही होता है। ठीक है, 1% बस आप लोगों का अलग होता है, नहीं तो 99% में ए तथा बी दोनों ऐसे ही जो ऑप्शन बनते हैं वही सही होते हैं। क्योंकि आधुनिक काल पूछा है, आधुनिक काल की जो विशेषता होती है, एक तो जीवन की यथार्थ की प्रधानता भी होती है, और बौद्धिकता की प्रधानता भी होती है, मतलब दोनों होता है, इसलिए ए तथा बी दोनों हो गया। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर 14 देखिए, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। यह बहुत प्यारा प्रश्न है, हमेशा पूछता है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं, कि प्रेमचंद्र जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि चतुर्सेन शास्त्री जी हैं?
ठीक है। अर्धनारीश्वर के लेखक जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके विष्णु प्रभाकर जी हैं। मतलब ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आगे अगर हम 15वां प्रश्न को लेकर बात करें, तो 15वां प्रश्न यह है कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की है, कि उपन्यास विधा की है, कि नाटक, की निबंध? प्रश्न क्या है? त्याग पत्र। और किस विधा की रचना ये पूछ रहा है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। मतलब बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये 15वां प्रश्न था, ये भी क्लियर हो गया ना। देखो 16वां प्रश्न देखो क्या है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। ठीक है। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, कि भगवती चरण वर्मा जी हैं, कि यशपाल हैं, कि आपके डी जो है वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं कौन? भगवती चरण वर्मा जी हैं। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 17 देख लो। ध्रुव स्वामिनी क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि विष्णु प्रभाकर जी हैं, कि धर्मवीर भारती जी हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। याद होना चाहिए, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर 18 यह है कि ललित ललाम, देखो क्या है, ललित ललाम के रचयिता हैं कौन है? पद्माकर हैं, मतिराम हैं, कि भूषण है, कि बिहारी जी हैं? बताइए। ललित ललाम के रचयिता पूछ रहा है ना। तो ललित ललाम के रचयिता कौन? इन चार ऑप्शन में से अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और मैं तो आपको आंसर बताता हूँ कि मतिराम है। ठीक है। तो जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न हो गया। 19वां प्रश्न देखिए, कितना प्यारा प्रश्न है कि छत्रसाल दशक क्या है? छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हैं कौन है? बिहारी जी हैं, जगनीक हैं, कि नरोत्तम दास हैं, कि भूषण जी हैं? छत्रसाल दशक के यहाँ पे रचनाकार पूछ रहा है, तो छत्रसाल दशक के रचनाकार वो भूषण जी हैं। तो जितने बच्चे अगर ऑप्शन डी पे क्लिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट प्रश्न 20वां, इसके बाद हम लोग गद्यांश पद्यांश देखेंगे। ठीक है। देखो कलम का सिपाही के लेखक हैं, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय हैं, कि गुलाब राय हैं, कि मुंशी इंसाल्लाह खां हैं, कि वैद्यनाथ मिश्र हैं? तो कलम का सिपाही के लेखक मेरे प्यारे बच्चों, ये तो लास्ट प्रश्न है, सबका आंसर सही आना चाहिए। तो हैं आपके कौन? अमृत राय। कौन है? अमृत राय। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी 20 प्रश्न हमने ऑब्जेक्टिव बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गद्यांश और पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उसका अच्छा तरीका होता है। और जो मैं गद्यांश पद्यांश बताने वाला हूँ उसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना और उसको याद कर लेना। इसके बाद हम लोग संस्कृत के भी देखेंगे। ठीक है। चलिए पद्यांश और महत्वपूर्ण गद्यांश समझ लो, क्योंकि 12 नंबर का महत्वपूर्ण पद्यांश और गद्यांश आता है। और ज्यादातर लोग गद्यांश और पद्यांश में नंबर ज्यादा उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लिखने का तरीका मालूम नहीं होता है। आज की वीडियो में देखो मैं आपको बताऊंगा कि गद्यांश हल करने का अच्छा तरीका क्या है और पद्यांश हल करने का अच्छा तरीका क्या है। ठीक है। बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखोगे, देखो मैं इस तरह लिख के लेके आऊँ, सेम इसी प्रकार आप लोगों को बताने वाला हूँ। और यहाँ से आप लोगों को आज की वीडियो में टोटल 12 नंबर बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वही आप लोगों को गद्यांश पद्यांश बताया जाएगा जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। इसको तैयार कर लो अच्छे तरीके से। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गद्यांश, जो कि 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये जो गद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना, याद कर लेना, हर साल ये आता है। ठीक है। कि क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ पहले। कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सत्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे निरंतर दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती ही जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गद्यांश इसको तैयार करना है। ठीक है। 6 नंबर के लिए पूछा जाता है, ये आपके पेपर में देगा। इसके नीचे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, इसी का उत्तर हम लोग को लिखना होता है। जैसे पहला पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है। जितने यहाँ तक लेके किसी युवा पुरुष की संगति से लेकर यहाँ तक जाएगी, जहां नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे
स वाला प्रश्न में 3 प्रश्न पूछा है कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, और कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, और कुसंग का जोर सबसे भयानक क्यों होता है। इसी का उत्तर हम लोगों को लिखना होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं मैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ, किस प्रकार लिखोगे, एक भी नंबर आप लोगों को नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गद्यांश लिखेंगे। तो देखो गद्यांश हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो पूछा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आप उत्तर डालोगे यहाँ पे अ, ठीक है, और हेडिंग डालोगे संदर्भ, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, ताकि अच्छा लगे। इसके बाद संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का गद्यांश लिया गया है वह मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है हिंदी के, और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो देखो हिंदी को आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, मित्रता जो चैप्टर है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि एग्जामिनर उसी पे ध्यान देके आप लोगों को पूरा नंबर दे देगा वो। ठीक है, यहाँ 3 चीज उसको जहां अच्छे तरीके से दिखी 2 नंबर आप लोगों का फिक्स है, तुरंत आप लोगों को दे देगा। ठीक है, तो देखिए संदर्भ लिखने का अच्छा तरीका यह होता है, इसी प्रकार लिखा जाता है। कुछ लोग ब्लैक पेन से नहीं लिखते हैं, पूरा का पूरा ब्लू पेन से ही लिख देंगे, वो थोड़ा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, आप लोगों को जिस प्रकार में लिखा उस प्रकार ही लिखना है। तो ये तो हम लोग उसका कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहाँ तक व्याख्या करना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि शुरू से ही व्याख्या करने लग जाते हैं। नहीं, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया वही व्याख्या करना है। कहाँ तक कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे निरंतर दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अब इसका हमें व्याख्या करना है, किस प्रकार करेंगे देखिए। तो प्रश्न देखिए कैसे डालेंगे, यहाँ ब वाला पूछा था गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हम लोग सबसे पहले डालेंगे ब, उत्तर में क्या डालेंगे यहाँ पे ब, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए सबसे पहले ब डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, तब जाके इसका व्याख्या करना स्टार्ट करेंगे। देखिए हल करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप एक लाइन पढ़ो कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखो शुरू में बोला यहाँ पे कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अब इसके कहने का मतलब ये चीज है कि बुरी संगति जो है भयानक रोग सदृश है। बुरी संगति भयानक रोग सदृश है, सदृश मतलब होता है कि भयानक रोग के जैसा। ठीक है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ वृद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है। जिस प्रकार अगर आपके पैरों में अगर पत्थर बांध दिया जाए तो वो पत्थर आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, उसी प्रकार बुरी संगति अगर आपकी मित्रता में मिल जाए, कोई बुरा मित्र मिल जाए तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, वही कह रहा है। कह रहा है कि इसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है। गतिहीन मतलब वो चल नहीं पाएगा। ठीक है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए, वही कह रहा है। अब अगली हेडिंग यहां से है यहां तक, जो उसे निरंतर दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है आगे उसके विपरीत कि किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। वहीं अगर अच्छा मित्र मिल जाए तो आपको सपोर्ट करेगा, आपको जो भी खराब चीजें रहेंगी उसको दूर करेगा, आपको हमेशा अग्रसर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो यही चीजें, बस यही व्याख्या में आप लोगों को लिख देना। इस प्रकार लिखोगे एक नंबर आप लोगों को कटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है। अब देखिए 100 में 3 प्रश्न पूछा है। पहला कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। अब इसका देखो उत्तर, इसका उत्तर सिंपल लिखेंगे। अब स है ना, तो स का पहला लिखेंगे उत्तर। तो देखो यहाँ इस तरह लिखना है, हेडिंग डालना है। स का पहला क्या बोल रहा है कि कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता है, अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिराकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि कुसंगति का प्रभाव बहुत विनाशकारी होता है, आपकी बुद्धि आचरण को नष्ट कर देगा, आपको सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देगा, क्या गलत है क्या सही आप उसको सोच ही नहीं पाओगे। धीरे धीरे वो आपको अंधकार की गर्त में गिरा देगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये प्रश्न पहला, तस्सा का पहला क्लियर हो गया। दूसरा है कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर होता है।
तो देखिए अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है। कह रहा है कि जो कुसंग होता है, कुसंग का मतलब होता है कि पैरों में बंधी चक्की के समान, जो आगे आपको बढ़ने नहीं देता है। और अच्छी संगति मतलब बाहु के समान, जो कि आपको हमेशा अच्छे मार्ग पे ले जाएगी। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो तीसरा, कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। तो तीसरा लिखोगे, कुसंग का ज्वर केवल नीति एवं सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी विनाश करता है। इसलिए कुसंग का ज्वर को भयानक कहा जाता है। कुसंग के ज्वर को भयानक इसलिए कहा गया है कि वो कह रहा है कि सिर्फ नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता है, आपकी बुद्धि को भी वो नष्ट कर देगा। इसलिए कुसंग के ज्वार को भयानक कहा गया है। ठीक है, अब देखो पूरा आप लोगों का हल हो गया। इस प्रकार हल करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक नंबर नहीं कटने वाला है। इसी प्रकार हल किया जाता है। देखो गद्यांश हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, इस प्रकार लिखोगे एक नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को एग्जामिनर देगा। और ये जो आप लोगों को मैं गद्यांश बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे नोट करना है, इसको याद करना है। 6 नंबर अगर चाहिए इसमें तो ठीक है। तो ये तो गद्यांश का तरीका रहा। पद्यांश इससे भी डिफिकल्ट होता है, उसको सॉल्व करना है। चलिए उसको भी मैं सरल तरीके से बताऊंगा कि पद्यांश को कैसे आप सॉल्व करोगे, 6 नंबर आप लोगों को उसमें कैसे लेना है। चलिए देखते हैं पद्यांश। ये पद्यांश 6 नंबर के लिए आते हैं। ये जो मैं पद्यांश बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है, जो कि आपको तैयार करके जाना है। क्या है? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये जो आप लोगों का पद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को तैयार करके जाना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके नीचे प्रश्न कैसे पूछा गया है ये नोट कीजिए। प्रश्न इसके नीचे पूछा गया है, इसमें भी 4 प्रश्न दिया है। पहला कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी नष्ट कीजिए। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, ससंदर्भ लिखना है, मतलब कि संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और काव्य सौंदर्य भी लिखना है। तीनों चीज लिखना है पहले ही प्रश्न में। फिर दूसरा पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस प्रकार प्रकाश डाला गया है। फिर अमल और विलसित जो शब्द है उसके अर्थ बताना है, और कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषता भी लिखना है। सब कुछ हम लोग डिटेल में लिखेंगे। पद्यांश हल करने का क्या तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको पूछे कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और काव्य संदर्भ लिखिए, सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे। देखो पद्यांश हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे। संदर्भ में क्या होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है, और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। इस प्रकार लिखोगे पूरा नंबर आप लोगों को संदर्भ में मिलेगा। हिंदी से लिया गया है, राम नरेश त्रिपाठी जी लिखे हैं। किस कविता शीर्षक से लिया गया है? स्वदेश प्रेम से लिया गया है। और यह जो काव्य संग्रह है वह स्वप्न से लिया गया है। ये पूरा लिखोगे, एक नंबर नहीं कटने वाला, पूरा नंबर मिलेगा आप लोगों को। इसके जस्ट नीचे प्रसंग लिखाना होता है। ठीक है, प्रसंग का मतलब होता है कि पूरे के पूरे पद्यांश में किसके बारे में बात की गई है। तो देखिए कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। मतलब इसमें कवि ने जो त्याग और बलिदान है उसको ही सच्चे देश का प्रेम माना है। इस पूरे के पूरे पद्यांश में बात होगी। ठीक है, अब जाकर जब इसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पे व्याख्या। ठीक है, व्याख्या लिखेंगे तब जाके काव्यगत संदर्भ। अब नीचे एडी डालेंगे व्याख्या, और व्याख्या किसका है? वही पूरे के पूरे पद्यांश का व्याख्या। जहाँ पूरा पद्यांश दिख रहा है, यहाँ से लेकर सच्चा प्रेम से लेकर यहाँ तक विकसित तक पूरे के पूरे पद्यांश का व्याख्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए अब हेडिंग डालोगे नीचे व्याख्या। व्याख्या में लिखोगे कि कवि कहता है, ध्यान से सुनना, आराम से नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो कि आत्म त्याग पर सच्चा प्रेम निर्भर होता है, मतलब उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, एक सच्चे प्रेम की ये निशानी है कि आप उस पर ट्रस्ट करें। ठीक है, सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर सच्चा प्रेम आप किसी से करते हो तो उसके लिए प्राण भी त्यागना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है, मतलब बिना त्याग के प्राण जो प्रेम है वो प्राणहीन या मृत है। ठीक है, त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए।
ठीक है, अगर आपकी आवश्यकता पड़े, अगर सच्चे प्रेम के लिए प्राण भी त्यागना पड़े तो आप त्याग सकते हो। ठीक है, देश प्रेम, देखो देश प्रेम वह पवित्र भावना है, वो पवित्र भावना सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्म विकसित होती है। कह रहा है कि अगर आप देश के प्रति आपको प्यार है, भावना है, तो उसके लिए अगर जान भी देना पड़े तो आप दे सकते हो। वही कह रहे हैं कि आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। कह रहे हैं कि आत्मा के विकास से ही मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। कह रहे हैं कि देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। यहां तक पूरा का पूरा हमने यहाँ पे आप लोगों को इसका व्याख्या बता दिया, जो कि पूरे के पूरे पद्यांश का व्याख्या था। नोट कर लो यहाँ तक, इसी प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है, एक नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, आप जाके लिखोगे काव्यगत सौंदर्य, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य भी पूछा था। काव्यगत सौंदर्य में यह होता है, अगर पूरा नंबर चाहिए, भाषा कौन सी यूज की गई है, तो देखो पूरे के पूरे पद्यांश में सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सी, देखो उद्बोधन शैली का प्रयोग किया गया है। रस वीर रस का प्रयोग किया गया है। छंद में देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं वाला मात्रिक छंद है। और गुण ओज गुण का प्रयोग किया गया है इस पूरे के पूरे पद्यांश में। और अलंकार, दो अलंकार, करो प्रेम पर प्राण निछावर में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। ठीक है, अब जाके यह पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहला प्रश्न पूछा ना कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ, संदर्भ मतलब होता है कि संदर्भ भी लिखिए, प्रसंग भी लिखिए, फिर इसका व्याख्या भी कीजिए, और काव्यगत संदर्भ, जो कि अभी हमने बताया काव्यगत संदर्भ लिखोगे तब नंबर मिलता है। ठीक है, इस तरह। अब नीचे जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देंगे। ठीक है, क्या पूछा है, उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है, तो सिंपल एक लाइन का उत्तर है। दूसरा लिखेंगे कि उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। कवि किन पे प्रकाश डाले हैं, तो उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर क्या डाले हैं, उन्होंने प्रकाश डाला है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, अमल और विलसित शब्दों का अर्थ बताइए। अमल मतलब क्या होता है, विलसित मतलब, देखो शब्द लिखेंगे, देखो अमल, यहाँ विलसित, अमल मतलब होता है स्वच्छ, और विलसित मतलब होता है सुशोभित। ठीक है, तो यह हमने इसके शब्दों का अर्थ भी बता दिया। अब यहाँ पे पूछा है चौथा प्रश्न है कि कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषता लिखिए। कवि ने सच्चे प्रेम के बारे में क्या विशेषता बताई है। अब जाके चौथा पॉइंट डालोगे और चौथा में लिखोगे कि कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। किस प्रकार है, तो देखो पहला विशेषता है कि आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। आत्मसमर्पण मतलब आत्मा भी देना पड़े, आपको प्राण भी देना पड़े तो आप तुरंत दे पाओ। दूसरा विशेषता है कि आत्म बलिदान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आत्म बलिदान देना हो तो थोड़ा भी संकोच नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए। तीसरा विशेषता है कि त्याग की भावना होनी चाहिए, मतलब त्याग की भावना आप में होनी चाहिए कि कहीं भी कुछ भी त्यागना पड़े तो हम उसके लिए त्याग सकते हैं। ठीक है, देश प्रेम के लिए। तो क्लियर हो गया ना। अब जाके ये पूरा का पूरा प्रश्न क्लियर हुआ। चारों प्रश्न का उत्तर देखो हमने किस प्रकार बताया। तो ये जो पद्यांश है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्यांश सब करने का तरीका क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आप संदर्भ इस प्रकार लिखोगे, प्रसंग लिखोगे, व्याख्या लिखोगे, इस तरह, तब जाके पूरी की पूरी नंबर आप लोगों को मिलेगा, एक नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, देखिए होता क्या है यहाँ पे, देखो मॉडल पेपर देखो पहले, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मॉडल पेपर में जैसे प्रश्न नंबर चौथा पे जाओगे तो संस्कृत का पद्यांश आएगा, और जो कि 5 नंबर के लिए इस बार आने वाला है। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे आप लोग एक एक चीज तैयार करोगे ना हर एक वीडियो से, तो पूरा 70 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे आज की वीडियो में 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होगा, क्योंकि मैं पद्यांश आपको बताने वाला हूँ टोटल 5, कितने, 5 श्लोकों का अनुवाद आपको संस्कृत का श्लोक बताने वाला हूँ, और उस 5 से बाहर तो आएगा ही नहीं। तो आज की वीडियो में 5 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट का वीडियो है, 5 नंबर आप लोगों का फिक्स। इसको आप लोग नोट बना लो, और फिर इसके बाद इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पद्यांश को। फिर अगला वीडियो में आप लोगों को गद्यांश बताया जाएगा, जीवन परिचय बताया जाएगा, मुक्ति दूत खंड काव्य बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जो कि आपको खंड काव्य आप देख रहे हैं। ठीक है, सभी खंड का बता दूंगा, ज्योति जवाहर में और मुकुट जो भी है आप लोगों का, जीवन परिचय बता दिया जाएगा, गद्यांश पद्यांश बता दिया जाएगा। इसी तरह आप लोगों का नंबर तैयार होगा। ठीक है, घबराना नहीं है। इस वीडियो से पहले 5 नंबर आप फिक्स करो कि क्लास 10th 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाले 5 महत्वपूर्ण श्लोकों का अनुवाद कैसे करोगे। संस्कृत का श्लोक आता है, कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और वही पढ़ना है। नोट्स में आप लोगों को बना लेना, वही पढ़ना, उसके बाहर नहीं आएगा। पहला देखो, लेकिन वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो पहला क्या है, यही बार बार आता है। ठीक है, जो 5 आपको बताऊंगा उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। पहला यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे संतु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृत का श्लोक है और इसका संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। 5 नंबर बस मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले संदर्भ इसका देखेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। देखिए कोई भी आप लोगों का संस्कृत का श्लोक आ जाए, संदर्भ लिखने का यही तरीका ही होता है। पहले आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है और संस्कृत खंड से लिया गया है। बस आपको चैप्टर का नाम इंक्लूड करना होगा, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसमें सभी कल्याण की कामना की गई है। बस इतना ही टॉपिक आपको लिखना है संदर्भ में। और हिंदी का अनुवाद इसका देखा जाए कि इसका हिंदी का अनुवाद क्या होगा, तो हिंदी का अनुवाद ये होगा कि कह रहा है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम। इसका मतलब होता है कि सभी सुखी हों और सर्वे संतु निरामया। सर्वे संतु निरामया मतलब होता है कि सब रोग रहित हो, मतलब कोई किसी को रोग न हो। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब होता है कि सबका कल्याण को देखो, मतलब सबका कल्याण हो। और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् का मतलब होता है कि कोई भी दुख न हो, मतलब कोई भी दुखी न हो। बस इतना ही टॉपिक आप करोगे, 5 नंबर क्लियर। ये पहला आप लोगों का हमने संस्कृत का श्लोक यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। ठीक है, 5 टोटल करने वाले हैं। ठीक है, पूरा नोट कर लो अच्छे तरीके से और इसी तरह आप लोगों को याद करके जाना है। पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर लेके चले आओगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो डेली। दूसरा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। अब देखो इसका संदर्भ लिखने का तरीका देखो वही है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित। यहाँ तक तो सब में सेम ही रहेगा, बस यहाँ चैप्टर का नाम चेंज होता है। जो कि ये चैप्टर वीर वीरण पूजिते से लिया गया है, तो यहाँ वीर वीरण पूजिते लिखेंगे, नामक पाठ से अवतरित है। और इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है। मतलब ये जो श्लोक आप देख रहे हो, इस श्लोक में वीरता को बताया गया है। देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है। हिंदी में अनुवाद यह है कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर को ही वीरता कहते हैं। कह रहा है कि बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में जो वीर होता है ना वो समान रहता है। अब वीर को ही किससे डिनोट किया गया है? वीरता से। बस इतना छोटा टॉपिक है और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब पूछेगा तो 100%। ठीक है, ऐसे बाहर आएगा नहीं 5 जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नोट कर लो, ये दूसरा है, देख रहे हो कितना छोटा छोटा है। अब तीसरा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलो तीसरा नोट कर लो। तीसरा भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचति कामम हितवार्थवान भवति लोभम हितवान भवेत। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर संदर्भ वही लिखने का तरीका है, यहां तक तो सेम ही लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अंतर्गत। ठीक है, संस्कृत खंड के अंतर्गत कौन से? जीवन सूत्राणु नामक पाठ से अवतरित है। किस चैप्टर से लिया गया है? जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। बस आपका बस हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, अनुवाद इसका क्या है, तो देखिए मनुष्य कह रहा है कि अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है। मनुष्य का जो अभिमान होता है उसको छोड़ना प्रिय होता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। ठीक है, 3 लाइन का आप लोगों का मात्र इसका हिंदी का अनुवाद है। ठीक है, एक ही 5-5 मिनट भी पढ़ोगे तो पूरा का पूरा दिमाग में आप लोगों को छप जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो इतना सिंपल टॉपिक है और इसको आराम से आप लोग नोट करो और घर पे बैठ के आराम से याद करो। अब ये 5 जो आपको बता रहा हूँ, ये 5 अगर तैयार हो गया तो इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी आपको। ये 5 ही आप याद कर लो। इसी तरह डेली कुछ ना कुछ टॉपिक हम अलग अलग लेकर आएंगे और उस सारे टॉपिकों से आपका 70 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बस एग्जाम जाके क्वालिफाइड कर लो, अच्छे नंबर लेके आओ। चलो देखो चौथा क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है चौथा? मरणम मंडलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम साकाशिकेन मीयते। ठीक है, ये आप लोगों का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संदर्भ लिखने का तरीका तो रट गए होंगे आप लोग, वही चीज सेम प्रोसेस है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसमें वाराणसी की पवित्रता ख्याति वर्णन है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और इसमें किसके बारे में बात की गई है? तो वाराणसी की पवित्र के बारे में बात किया गया। ठीक है, वाराणसी की जो पवित्रता है उसके बारे में बात किया गया है इस श्लोक के अंतर्गत। अब क्या देखेंगे? हिंदी में अनुवाद देखेंगे इसका, बस हो जाएगा हमारा। हिंदी का अनुवाद तो बहुत ही ज्यादा छोटा इसका है। क्या है?
कि जहां मरना भी कल्याणकारी है, जहां भस्म भी आभूषण है, जहां कौपिन भी रेशमी है, उस काशी को किसमें मापा जा सकता है? ठीक है। अब देखो कितना छोटा है। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना। जैसे यहाँ बोला है कि मंडलम, अरे मरणम मंडलम यत्र विभूति विभूषणम, इसका मतलब यह है कि जहां मरना भी कल्याणकारी है और जहां भस्म भी आभूषण है। और दूसरी लाइन यहाँ पे यह थी कि कौपिन यत्र कौशयम सा काशी केन मियते, इसका मतलब है कि जहाँ कौपिन भी रेशमी होती है, बहुत सारी रेशमी, उस काशी को किससे माप सकते हैं? ठीक है, बस हो गया। तो ये चौथा आप लोगों का है। ठीक है, देखिए कितना आराम से लिखा है, आराम से लिखिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर अभी आप लोगों के पास टाइम है, पढ़ते रहिए डेली, आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा। चलो देखो पांचवा, देखो पांचवा लास्ट, अब देख लो पांचवा, इसको तैयार कर लो, बस हो गया। हतो वा प्रत्यस्यै स्वर्ग जित्वा वा भोच्यसे महिम निराशीर निर्मम्यो भूत्वा युधस्व विगत ज्वर। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट लिखा गया है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, तो खुद लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, आपको तो बस संदर्भ और हिंदी में अनुवाद याद करना है, तो लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, याद करना होता तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब लिखोगे सिर्फ संदर्भ, संदर्भ लिखने का तरीका भी बताए हैं, सब में वही फॉलो हो रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित, यहाँ तक तो सब में है भाई। किस चैप्टर से लिया गया? तो वीरह वीरण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, वीरह वीरण पूज्यते पाठ से उद्धृत है। और देखिए इस श्लोक में क्या किया गया है कि इस श्लोक में पुरुष सिकंदर को गीता के उपदेश के विषय में बता रहे हैं। इस श्लोक में जो पुरुष सिकंदर को गीता के उपदेश में के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसका हिंदी में अनुवाद ही तो बच गया सिर्फ, देख लीजिए हिंदी में अनुवाद देख लो क्या है। यदि युद्ध में, युद्ध की बात हो रहा है कि यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। ठीक है, कह रहा है कि अगर युद्ध हो रही है, अगर युद्ध में तुम मारे गए, ठीक है, तो देखो कह रहा है कि युद्ध में अगर मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। मतलब कह रहा है कि अगर अगर मर गया युद्ध में तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। मतलब कि जैसा सिचुएशन होगा उसको आपको देखना पड़ेगा, सबका देखभाल करना पड़ेगा, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करना पड़ेगा। ठीक है, और कह रहा है इसीलिए इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, तो ये देखिए हिंदी का अनुवाद था इसका, जो गद्यांश हमने यहाँ पे श्लोक आप लोगों को बताया, इसका अनुवाद हो गया। तो टोटल 5 हमने बताया। अब पांचों आप लोगों को इतना छोटा छोटा था, मात्र 10 मिनट में चाहोगे तो पांचों को रिवीजन करके 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यही वीडियो थी, और शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।